न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं पुली और ब्लॉक वाला, तो उसमें क्या देखते हैं कि पुली और स्ट्रिंग के बीच में स्लिपिंग हो रहा होता है, या जब स्लिपिंग नहीं हो रहा होता है तो पुली ऐसा होता है मासलेस होता है। उस केस में किसी स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा इक्वल माना जाता है, जबकि रोटेशन में ऐसा नहीं होता। रोटेशन में ये जो पुली है, आप देखेंगे इस पुली का अपना मास होता है, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से दो जैसे स्ट्रिंग है या एक ही स्ट्रिंग के दो साइड होंगे तो उसमें टेंशन डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ऐसा पुली है, एक्चुअली में कह सकते हैं कि दो पुली हैं एक दूसरे के साथ में बिल्कुल रिजिडली कनेक्टेड है, ज्वाइंट है ना। तो ये वाला जो अंदर वाला पुली है छोटा वाला, इसका रेडियस है 1 मीटर और आउटर पुली का रेडियस है 2 मीटर का। यहाँ से एक स्ट्रिंग से होकर एक ब्लॉक लटक रहा है और बड़े वाले पुली से एक ब्लॉक लटक रहा है। इस ब्लॉक का मास है 6 kg, इस ब्लॉक का मास है 3 kg। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इस सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए, हमें बताना है कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा अगर यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रहा हो तो, है ना। लिखा है इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करते थे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, तो यहाँ भी डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन है T1, नीचे आएगा 3G, है ना। पुली पर टेंशन जो है T1 वो नीचे की तरफ लगेगा और ये 6 kg का जो ब्लॉक है इस पर 6G नीचे लगेगा। ऊपर जो टेंशन है T2 यहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगा और इस पर T2 जो है वो नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो 6 kg वाला जो है ये भारी है, तो इसका मतलब है कि ये पुली को ऐसे घुमाएगा। ये हल्का है, 3 kg का है, तो पुली ऐसे किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूमेगा। इसका एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ, एक्चुअली में देखेंगे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे उतना ही होगा जितना कि इसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स करना है, फिक्स रखना होता है और यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होता। तो इसका एक्सेलरेशन और पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो ये देखेंगे ये 2 मीटर का रेडियस है यहाँ पर और अल्फा दिया हुआ है, तो हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। तो अल्फा और ये आर है 2, तो उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा और उतना ही इसका भी होगा। तो इसका हो जाएगा अल्फा इंटू 2 यानी कि 2 अल्फा। इसका जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि इसका जो है वाइंडिंग हो रहा है एक्चुअली में, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा, ये भी अल्फा से घूम रहा होगा क्योंकि रिजिड है पूरा सिस्टम। तो अगर ये अल्फा से घूमेगा तो ये भी अल्फा से घूमेगा। इसका रेडियस है 1 मीटर, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग जो कि कॉन्टैक्ट में पुली पर, ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा अल्फा इंटू 1 से, तो उतने ही एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा। तो ये हो गया अल्फा इंटू 1, ठीक। अब इस पूरे सिस्टम का मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ। जैसे देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, तो इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है T1, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है 3G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। ये आ गया पहला इक्वेशन। इसका इक्वेशन लिखेंगे, इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 6G माइनस टेंशन है T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है 2 अल्फा, है ना। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अच्छा, ये जो पुली है, पुली रोटेट कर रहा होगा, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। अल्फा के डायरेक्शन में ये T2 टॉर्क लगाएगा, ये लगाएगा T2 इंटू 2, है ना। T2 टेंशन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से रेडियस के इक्वल होगा 2, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा अल्फा के डायरेक्शन में, माइनस ये जो T1 है ये पुली को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा उल्टा डायरेक्शन में, इसलिए इसका टॉर्क आएगा उल्टा डायरेक्शन में, तो इसलिए निगेटिव लिखा। यह आएगा T1 इंटू रेडियस 1, T1 और इसका लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गया 1 के बराबर, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा। I जो है 3 है इंटू अल्फा, है ना। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है कि सारे इक्वेशंस को
ऐड करना है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर सबको ऐड कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ भी आएगा 2 और यहाँ भी आएगा 2। अब अगर आप ऐड करेंगे तो देखेंगे ये T1 और ये माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, है ना। अच्छा, फिर साथ में क्या होगा, ये 2T2 यहाँ पर प्लस में है, ये 2T2 माइनस में है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, इधर बचेगा 12G, ये जो 12G और माइनस 3G यानी कि 9G बचेगा इधर, और उस साइड में बचेगा 3 अल्फा और 3 अल्फा। ये तो हो गया यहाँ पर 6 अल्फा, है ना, और ये हो जाएगा 24, मतलब कि ये आ गया 30 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अल्फा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 90/30। 9G का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 90/30 यानी कि 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो इसका भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा 2 अल्फा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया, अगर मैं इसको A2 कहता हूँ तो 2 अल्फा यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक्सेलरेशन अगर कहता हूँ कि ये A1 है तो ये होना चाहिए अल्फा के इक्वल, अल्फा इंटू 1 तो अल्फा है 3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये सारे वैल्यूज आ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है। सॉलिड सिलेंडर का हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसका लेंथ जो है बोर्ड के अंदर है ना, जैसे चौक है तो चौक का हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखता है, लेंथ अंदर की तरफ है, उसी तरह से ये भी है। इसका जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर 3 पार्टिकल जो है फिक्स्ड किए हुए हैं, इसका भी मास m, इसका भी मास m और इसका भी मास m, है ना। ये कुछ इस तरह से माउंटेड है ना। ये जो सिलेंडर है इसका मास है कैपिटल M और तीनों जो पार्टिकल्स हैं इनका मास है स्मॉल m। इस सिलेंडर का रेडियस है r। इसको इस पोजीशन से रिलीज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है रेस्ट से, तो बताना है कि इसका मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या आएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये जो सिलेंडर है ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ताकि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमम हो जाए। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तभी वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा, है ना। तो फाइनली होगा क्या, ये 90 डिग्री से सिस्टम घूमेगा जब इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्टिकल है वो आ जाएगा यहाँ पर, ये जो ऊपर है वो आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो है वो चल जाएगा यहाँ पर। मतलब 90 डिग्री से सारे घूम जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये पार्टिकल घूम गए, है ना। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का ये वाला जो एक्सिस है, सिलेंडर इस पॉइंट पर इस तरह से हिंज किया हुआ कि ये ऐसे घूम रहा है यहाँ पर, इसका एक्सिस मूव नहीं कर रहा, इसका फिक्स्ड एक्सिस है। तो इस पोजीशन में इसके पास एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि अभी पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम है। आप देख सकते हैं कि जो मास है वो नीचे आ चुका है, यहाँ पर मास था सबसे ऊपर, अब सबसे ऊपर मास नहीं है, मास नीचे आ गए हैं सारे। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस होगा ये देखेंगे कि ये वाला जो सबसे ऊपर वाला है वो घूम करके यहाँ आ गया, यानी ये r डिस्टेंस से नीचे आ गया है, यहाँ से चल करके यहाँ आया है। तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में r डिस्टेंस आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी है mg/r से, है ना। अच्छा, ये वाला जो है वो घूम करके यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ आ गया, ये भी r नीचे आया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी घटी है बाई mg/r। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है क्योंकि ये r से ऊपर चले गया है ना। तो हमें चूंकि लॉस निकालना है तो गेन जो होगा उसको माइनस करेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है इसके, तो वो माइनस कर लेंगे, माइनस mg/r। ठीक है, तो नेट लॉस ये हुआ इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का एक ही आएगा, ½ I ω², ½
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 प्लस ये जो 3 पार्टिकल हैं इनका तो mr² होगा, एक पार्टिकल का mr², 3 पार्टिकल हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ½ I × ω²। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये mgr कैंसिल हो गया तो इधर आएगा mgr इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग LCM ले लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा m + 6 स्मॉल m × r²/4 ω²। इस तरह से ये आएगा है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि एक r यहाँ से और एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा 4 स्मॉल mg डिवाइडेड बाई कैपिटल M + 6 स्मॉल m × r का रूट। ठीक है, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी इसकी। अभी जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक डिस्क दिखाया गया है, वहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में सॉलिड सिलेंडर था। इस डिस्क में सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर एक पार्टिकल को अटैच कर दिया गया है। पार्टिकल का मास उतना ही है जितना कि इस डिस्क का मास है ना। इस डिस्क का रेडियस है r, और देखेंगे यहाँ पर एक वायर है, ये वायर इस डिस्क के अंदर से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वायर है, इस वायर का इसके सेंटर से डिस्टेंस दिया गया है r/4, और चूंकि वायर इसके अंदर से पास कर रहा है तो इस वायर के अबाउट ये जो डिस्क है ये ऐसे रोटेट कर सकता है। इस डिस्क को इस पोजीशन से छोड़ा गया है, जैसे कि जो पोजीशन में दिखाया हमने, जो छोटा पार्टिकल है सबसे ऊपर है, यहाँ से छोड़ा गया है तो ये ऐसे घूम करके नीचे गिरेगा है ना। तो हमें बताना है कि जब नीचे आएगा तो इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी तभी होगी जब ये पार्टिकल जो है सबसे लोएस्ट पोजीशन पर होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हम लोग फिर से यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे है ना। तो ये जो डायग्राम है इसको मैं फिर से बनाता हूँ उस स्टेट में जब ये डिस्क अपने लोएस्ट पोजीशन पर होगा है ना। सिस्टम कुछ इस तरह से दिखेगा हमें है ना। ये पार्टिकल अब यहाँ पर आ जाएगा और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर होगा। सेंटर जैसा कि वहाँ पर दिखाया गया है इस वायर से r/4 डिस्टेंस पर है ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटेगी। ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल कितना नीचे आएगा, देखेंगे ये है r, ये r/4, यानी कि 5r/4 हो गया ये डिस्टेंस है ना। 5r/4 हो गया तो ये भी 5r/4 ही आएगा है ना। तो 5r/4 × 2 इतना डिस्टेंस ये नीचे आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की घटेगी mg × ये डिस्टेंस है ना। इतनी पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की घटेगी, और ये जो डिस्क है इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इस डिस्क का सेंटर मास पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ये r/4 है, ये भी r/4 है। तो यहाँ से कितना नीचे आया, r/4 + r/4 यानी r/2 नीचे आया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी mgr/2, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ होगा। काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम का आएगा ½ I ω²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका निकालें तो ये जो डिस्क है, डिस्क का डायमीटर के अबाउट पता होगा तो इस वायर के अबाउट निकाल सकते हैं। डायमीटर है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके ये ICM हो गया प्लस MD² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके अबाउट पता है हमें होता है mr² / 2 प्लस MD², D का वैल्यू r/4 रखेंगे, r/4 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया इस डिस्क का, और ये जो पार्टिकल है जो कि इस एक्सिस से 5r/4 डिस्टेंस पर है, तो उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m × 5r/4 का
होल स्क्वायर, है ना, ये आ गया इंटू ओमेगा। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 5 + 1 यानी कि ये आ जाएगा टोटल 3mgr, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और इधर वाला जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और है ना, तो mr² कॉमन ले लेंगे, 2 पहले से ही बाहर है ना, तो और एक और 2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, तो मैं 4 बाहर ले लेता हूँ। तो इसमें से बचेगा 1 प्लस यहाँ पर नीचे आएगा 16 में से 4 बाहर है तो 4 अभी रह जाएगा, और यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 16 है, 16 में से 4 बाहर हो रखा है तो 4 यहाँ पर रहेगा इंटू ओमेगा, है ना। तो ये हो गया mr² बाई 4, इसमें LCM ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 + 1 5 और 25 30 हो गया ये, ठीक है। 4 LCM लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 + 1 + 25, ठीक, इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 3mgr = 30/16 mr² इंटू ओमेगा, ठीक। तो यहाँ से ये 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, इसको भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 8, m और r कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो ओमेगा का जो वैल्यू आया वो हो गया 8g डिवाइडेड बाई 5r, है ना, ये आ गया यहाँ से। और ये जो ओमेगा आया है ये एक्चुअली में मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो इसके बाद अगला एग्जाम्पल में कहा गया है, अ पार्टिकल हैविंग मास 2 kg इज मूविंग along a straight line 3x + 4y = 5 with speed 8 meter per second, then find its angular momentum about origin। ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिखूं तो ये आएगा 4y = 5 - 3x, यानी y = -3/x -3/4x + 5/4, है ना, कुछ ऐसा आएगा। तो देखेंगे ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, मतलब कुछ इस टाइप का आएगा। और इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जैसे कोई पार्टिकल हो, ये ऐसे जा रहा हो v वेलोसिटी से, तो जब इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला जाएगा तो लीनियर मोमेंटम mv इंटू इस ऑरिजिन को एक्सिस माना गया, इसमें ऑरिजिन के अबाउट पूछा गया है, तो ऑरिजिन से इसका जो लाइन ऑफ मोशन है, यानी जो स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, ये r, तो इस r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में मास दिया गया है 2 kg, वेलोसिटी दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, जैसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आएगा 3x + 4y - 5 डिवाइडेड बाई 3a² + 4a² का रूट, क्योंकि ऑरिजिन से निकालना है तो यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रखेंगे, ऑरिजिन मतलब 0 0, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखेंगे, इसका मॉड ले लेना है ना, मॉड लेना है क्योंकि हमें जस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखेंगे ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा 5 और नीचे वाला वैल्यू भी हो जाएगा 5, यानी ये आ गया 1 मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 1 मीटर, तो ये हो गया 16, ये हो गया 16 kg m² पर सेकेंड, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा ये एंगुलर मोमेंटम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक रॉड दिया गया है, रॉड का एक एंड ए है, एक बी है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये 50 मीटर पर सेकेंड से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट भी कर रहा है साथ में। ठीक है, इसका जो टोटल लेंथ है वो है 10 मीटर का। हमें बताना है कि एंड ए और एंड बी की वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो अगर इसका सेंटर मास VCM से जा रहा है, इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे इसके ऊपर सारे VCM से जाना चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी VCM होनी चाहिए, इसकी भी VCM होनी चाहिए, है ना। साथ में ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से अगर ऐसे रोटेट करेगा तो इस पॉइंट को इधर की तरफ वेलोसिटी मिलेगी ओमेगा इंटू आर, है ना। ओमेगा इंटू ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर आएगा, टोटल लेंथ 10 मीटर का है, तो इसको मैं ओमेगा इंटू L/2 लिख सकता हूँ। ये L/2 लेंथ है। तो ये चूंकि ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट घूमने की वजह से भी ओमेगा L/2 जा रहा होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी VCM होगी। इस पॉइंट की बात करें तो चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा L/2 पीछे की तरफ होगी, है ना। तो इधर वाली जो पॉइंट B है, पॉइंट B का वेलोसिटी लिखेंगे तो यह आएगा VCM प्लस ओमेगा L/2। VCM दिया गया है 50, ओमेगा 5 है और लेंथ है 10, तो लेंथ बाई 2 यानी कि ये हो गया 5, तो ये हो गया 75 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से पॉइंट A की वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा VCM माइनस ओमेगा L/2, VCM माइनस ओमेगा L/2। VCM है 50 माइनस ओमेगा है 5 और फिर से ये वाला लेंथ L/2 जो कि 5 आएगा। तो 50 माइनस 25 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो B है ये भी जा रहा होगा इधर और A भी इधर जा रहा होगा। ये ज़्यादा वेलोसिटी जा रहा है, ये 75 से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास 50 से जा रहा है और ये 25 से जा रहा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक रिंग दिया गया है। ये रिंग जो है परफेक्ट रोलिंग जो है वो कर रहा है। परफेक्ट रोलिंग में स्लीपिंग नहीं होती। तो ये कहा गया है कि ये ओमेगा से घूम भी रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा इधर, है ना। सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी VCM से जा रहा होगा। इसके सरकमफेरेंस पर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो पॉइंट B का वेलोसिटी दिया गया है, हमें बताना है पॉइंट A का वेलोसिटी और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM ये फाइंड करना है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर कोई रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM है, ये ओमेगा से जा रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है इधर VCM और इधर आता है ओमेगा R, है ना। यानी इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी आप देखेंगे तो ये होगा VCM माइनस ओमेगा R और ये वाली वेलोसिटी यहाँ पर दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो VCM माइनस ओमेगा दिया गया है यहाँ पर 3 और रेडियस इसका दिया गया है 1 मीटर का इज इक्वल टू 1। तो देखेंगे कि जो VCM आया ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो तो ये पॉइंट जो है VCM वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा और ओमेगा R से इधर जा रहा होगा, है ना। तो इसका नेट रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। तो VCM तो आ गया है यहाँ पर 4 जो अभी हमने कैलकुलेट किया और ओमेगा R आएगा 3। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, रेडियस 1 है। तो ये कंपोनेंट है 4, ये कंपोनेंट है 3 और ये कंपोनेंट है 4, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो ये आएगा 3² प्लस 4² का रूट, है ना। यानी जो पॉइंट A का वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है इसमें एक प्लैंक है। प्लैंक की वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर एक डिस्क है जो कि परफेक्ट रोलिंग कर रहा है।
इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये ओमेगा से रोटेट भी करत, जो कि ओमेगा का वैल्यू 3 रेडियन पर सेकेंड यहाँ पर दिया गया है ना। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि जो VCM है वो कितना है। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्क है ये प्लैंक के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। अगर प्लैंक के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी और प्लैंक की वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगा, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं आएगा और स्लिपिंग भी नहीं होगी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं VCM माइनस ओमेगा आर। VCM से इधर जा रहा है, ओमेगा आर से उल्टा जा रहा होगा ये पॉइंट, है ना। VCM इधर होगा, ओमेगा आर इधर, तो नेट वेलोसिटी इधर हो गई VCM माइनस ओमेगा आर। और इसकी जो प्लैंक की वेलोसिटी है ये 4 पहले से दिया हुआ है। जब ये दोनों पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा तो स्लिपिंग नहीं होगा, है ना। तो VCM हमें फाइंड करना है, VCM माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 4 करना है। VCM की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा दिया गया है 3, आर का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 4। तो VCM देख सकते हैं 3 + 4 यानी कि 7 हो जाएगा। VCM का वैल्यू हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड।